हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीवे एकेडमी पर। जैसे कि मैं हमेशा आपकी क्लास लेता हूं या फिर आपके कोई नोटिफिकेशन होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप क्लास अटेंड करें या फिर क्लास किस तरह शेड्यूल से चलेगी। वो चाहे एनसीसी की क्लास हो या क्लास 6 टू 10th हो, कुछ भी हो, वो जो भी कुछ आता है मैं आपको बताऊं। तो लेकिन आज एक हमारे बीच में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे एक भैया थे जिनका अभी अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ है एसएससी जेई मेंस पे, इंजीनियर के पद पर, जूनियर इंजीनियर के पद पर। और इसलिए मैंने ये सोचा, अपने जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि उनको भी हम उनसे मिलवाएं और उनसे रूबरू करवाएं और उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछा जाए जो हमारे जो व्यूवर हैं, जो देख रहे हैं, वो भी अपने जीवन में उतारे और उन भैया के जैसा मेहनत करें और उनके जैसा मुकाम हासिल करें। तो आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो कि जिन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम व मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आज हमारे सामने हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब मैं 12th का पेपर दिया था, जस्ट अभी पास आउट हूं 2022 से, तो मैं भैया के साथ ही स्टडी करता था। साथ में बैठ के वो हमें गाइड करते थे, कैसा क्या नहीं करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या नहीं करना है। तो उसी से रिलेटेड आज जो हमारे भैया हमारे सामने हैं, आज हम इन्हीं से सुनते हैं इनकी जुबानी कि इन्होंने इस मुकाम को हासिल करने में किस तरह उन्होंने जी जान लगा दी और जी तोड़ मेहनत करी है। तो सुनते हैं अपने भैया से। नमस्ते भैया, बताओ हमारे व्यूवर को कि किस तरह आपने क्या किया, अपना परिचय थोड़ा सा। धन्यवाद वीरेंद्र। तो जैसे कि वीरेंद्र ने बताया कि ये मेरे साथ ही रहते थे, तो मेरा नाम अभिषेक है और मैं यूपी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना बीटेक जो है वो इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद से किया था। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, कंटिन्यूसली लगा हुआ था। तो फाइनली आज कल मतलब 2 दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया था। तो उसमें मेरा एसएससी जेई 2023 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 है, 114 है। और उसमें मुझे सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, मुझे पोस्ट मिली है। ओके, ये रहा हमारा भैया जी का थोड़ा सा परिचय। आप परिचित हो ही गए होंगे कि ये देखो यूपी से बिलोंग करते हैं और यहाँ दिल्ली में रहते थे और अभी भी हैं। ये अभी इनकी ज्वाइनिंग आनी है, उसके बाद ये अपने ट्रेनिंग पर जाएंगे, उसके आगे का प्रोसेस होएगा। तो आप ये वीडियो जब देखोगे तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो थोड़ा छोटे हैं, जो 10 तक हैं, जो कि वो 10 में आकर के ही अपना साइड डिसाइड करते हैं कि उनको किस लाइन में जाना है। इंजीनियरिंग में जाना है या डॉक्टर की साइड में जाना है, मैथ लें, साइंस लें, या फिर अदर बैकग्राउंड में जाना है, लाइक यूपीएससी वगैरह, इन चीज़ों में जाना है। तो यहीं से हमारा बेस बनता है। तो उसी के मुताबिक आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अच्छा, हम इंजीनियर बने तो कैसे बने। तो भैया से अच्छा कौन बताएगा। तो हम भैया से ही क्यों ना पूछे कि भैया जी इंजीनियर कैसे बनते हैं। आज का हमारा यही पहला सवाल है। और जो हमारे स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं या उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे इस फील्ड में आए और क्या करें, आप थोड़ा सा बताते हैं। तो जैसे इंजीनियर बनने का 2 तरीके हैं। लाइक अगर हम 10th है, 10th अपना कंप्लीट कर लें, 10th के बाद हम डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा करके एज ए डिप्लोमा इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद हम एसएससी जेई जो भी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या अदर जो पीएसयू भी होती हैं, पब्लिक सेक्टर जो होती हैं, लाइक जो आपके एनएचपीसी है, सेल है, एनटीपीसी है, आईओसीएल है, सब जगह जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है। तो आप उसमें अप्लाई करके उसको एग्ज़ाम को क्रैक करके आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 10th के बाद 12th करिए। 12th के बाद आप डायरेक्ट बीटेक कर लीजिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो बीटेक बोलते हैं, तो आप उसमें करिए। और उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं रिलेटेड गवर्नमेंट, उसमें आप बीटेक एलिजिबल होता है। और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम क्रैक करके आप एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में इंजीनियर बन सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियर बन सकते हैं, या आपका जैसे होता है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है, पीडब्ल्यूडी, स्टेट में भी होता है, सेंट्रल में भी होता है। तो आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह होगा। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले डिप्लोमा करिए,
10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, 3 इयर्स की डिप्लोमा होती है। डिप्लोमा के बाद आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो बीटेक होता है, जो 12th के बाद होता है, तो उसमें आपको 4 साल लगता है। अगर आप डिप्लोमा करके जा रहे हैं, तो आपको केवल 3 साल में आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। तो अगर आप डिप्लोमा प्लस बीटेक करके जाते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करें तो केवल बीटेक से। क्योंकि बहुत सारे जगह पर केवल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं, वहाँ पे बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होते। अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक दोनों कर रखा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके। तो भैया एक बात और बताओ, इसमें बहुत सारा डाउट होएगा कि जो इंजीनियर की कैटेगरी वाइज होते हैं कि कुछ मैकेनिकल होते हैं, कुछ सिविल इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, इनमें थोड़ा सा बताओ कि डिफरेंट क्या है, किस तरह से इनका क्या सब्जेक्ट वाइज क्या डिफरेंट है, आप थोड़ा सा ये हमारे स्टूडेंट को तो बता दें। देखिए क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि उनको किस फील्ड में जाना है। लाइक देखिए, अब जैसे सिविल है, जी। तो सिविल अगर किसी को कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जो बिल्डिंग बन रही है, रोड बनी है, अगर इनमें उनको इंटरेस्ट है, उनमें इनको जाना, तो इनको सिविल में जाना चाहिए। अगर जिनको मशीनों से ज़्यादा लगाव रहता है, जी। जी। तो उनको मैकेनिकल की तरफ जाना चाहिए। और जिनको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी, हाँ। विद्युत की तरफ अच्छा। झुकाव होता है, हाँ, हाँ। तो उनको अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उधर जा सकते हैं। उसमें डिप्लोमा या बीटेक कर सकते हैं। और अदर डिपार्टमेंट जैसे कंप्यूटर साइंस है, तो जिनको लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे देख ही रहे हैं कि आईटी कंपनी जो है, उसमें आजकल अच्छा पैकेज भी मिल रहा है। और जो लोग जैसे आईआईटी, एनआईटी और जो भी प्राइवेट कॉलेज भी हैं, वहाँ पर भी अच्छी प्लेसमेंट हो जा रही है कंप्यूटर साइंस में। तो अगर आपको लगाव है कंप्यूटर साइंस, लाइक कोडिंग करना, आ, नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो ये सब चीज़ें आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रांच होता है, कंप्यूटर साइंस में ही होता है, तो इसमें भी आप बीटेक कर सकते हैं, डिप्लोमा भी होता है। तो अब यही है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, ये आपको अपने इंटरेस्ट से ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप कर लेंगे बीटेक कंप्लीट या डिप्लोमा कर लेंगे, तो फिर आपसे जो घर वाले हैं या जो भी लोग हैं, एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप उसमें जब किए हैं तो उसमें निकालिए। अगर आप लोगों के कहने के अनुसार बिना अपना इंटरेस्ट जाने अगर ज्वाइन कर लेंगे, तो आप हो सकता है कि अच्छा ना कर पाएँ। तो अपने क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें अगर जानकर सही डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएँगे। ओके। तो मैं ये कह रहा था भैया कि जब जब ये वीडियो देखेंगे स्टूडेंट, तो उनके मन में एक सवाल बहुत आता है आएगा कि ये जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो बीच में आ जाता है फ़र्क, कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं क्या इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत होगी कि इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी या हिंदी मीडियम में? आपके हिसाब से बेटर क्या है, कि वो हिंदी की तरफ जाए या इंग्लिश की तरफ से? बेटर ऑप्शन क्या है, ये बताओ भैया थोड़ा सा। अब आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने हिंदी मीडियम से ही, मैं अपना 10th भी हिंदी यूपी बोर्ड से किया हूँ, 12th भी यूपी बोर्ड से किया हूँ, तो मैं ज़्यादा बता पाऊँगा आपको। देखिए कोई डिफरेंस नहीं होता है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए हैं, इंडियन ऑयल में दिया है, बार का दिया है, जहाँ भी गया सभी जगह मैंने अपना जो भी इंटरव्यू है हिंदी में ही दिया है। तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा, बस ये फ़र्क है कि आप किस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। जब आप इंटरव्यू दें या जो भी किसी से बोलें, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलें कि मैं हिंदी में जानता हूँ, तो हिंदी में जवाब दीजिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। ये सब कहने की बात है, हिंदी इंग्लिश, मैं तो ये मानता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के लड़के होते हैं वो ज़्यादा तेज़ होते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले से। बस वही है अपॉर्चुनिटी की जो कमी उनके ऊपर, क्योंकि जनरली जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो जनरली गाँव या छोटे जगह से होते हैं, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है आगे बढ़ने के लिए। अगर उनको मिले तो वो सीबीएसई बोर्ड वाले से भी आगे निकल सकते हैं, जो ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद ही यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो देखा आप लोगों ने कि अगर आपके मन में ये वहम हो कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, तो मैं इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, फिर भी आप इंजीनियर बन सकते हो, और अपने जो भी आप इंजीनियर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, वो कर सकते हो। उसमें कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। तो आपको जैसे हमारे भैया ने बताया कि उन्होंने किस किस तरह आप इंजीनियर बन सकते हो, आपके इंटरेस्ट अनुसार, कि आप लाइक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, कंस्ट्रक्शन से है तो आपको सिविल इंजीनियर बनिए, मशीनों से प्यार है तो मैकेनिक इंजीनियर बनिए। ये सारी शाखाएं होती हैं जी सर, कि आप किस शाखा में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो। अच्छा, तो
चलो आपने देख लिया कि भैया का कैसा रहा, कि किस तरह उन्होंने अपना कहाँ-कहाँ से अपनी शिक्षा करी और फिर उसके बाद वो इस पेपर को क्रैक किया। तो एक जो आखिरी सवाल आ रहा है हमारे मन में और हमारे जो बच्चे देख रहे होंगे उनके भी मन में आ रहा होगा कि आपने इसके लिए क्या टाइम टेबल का मैनेज किया? और आज के ज़माने में, आज के टाइम में जो देखोगे वो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का जो सब्जेक्ट बना हुआ है फ़ोन, हुँ। कि हम फ़ोन कैसे यूज़ करना कम करें या कितनी टाइम यूज़ करें। तो आप क्या करते थे? फ़ोन को कैसे आपने होल्ड किया, कि कैसे आप आज तो यही है ना सर कि आप 2 मिनट आप पढ़ने बैठो बस, अच्छा 5 हाँ, मिनट रील देख लेता हूँ फिर हाँ, उसके यही बाद इस चलते हाँ, खत्म करेंगे। तो कैसे आपने ये अपना टाइम टेबल जो भी है मैनेज किया और टाइम टेबल क्या था? आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या था? ये थोड़ा हमारे स्टूडेंट को बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो वीरेंद्र ने एक बहुत अच्छी बात बोला, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ है कि आज के टाइम पे क्या हुआ है कि मोबाइल जैसे 5G आ गया, अनलिमिटेड डाटा है, लोग इसका मिसयूज ही कर रहे हैं आज के टाइम पे। अगर हम इसको प्रॉपर डायरेक्शन में यूज करें तो हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हम देखें कोरोना काल से ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। इसका रीज़न है क्योंकि सबको रिसोर्स ईज़िली मिल जा रहा है। लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है। मिसयूज इस टाइम पे हो रहा है कि हम जैसे पढ़ने बैठ रहे हैं। अब पढ़ने बैठ रहे हैं तो कुछ नोटिफ़िकेशन आ गया। जैसे आपने बताया हुँ, कोई रील देखने लगे, हाँ, हाँ। सोचे 2 मिनट देखते हैं, 2 मिनट जब पर कब 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, इस चक्कर में क्या हो रही है, अपनी जो पढ़ाई जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो यही लाइकनेस है, तो जैसे मेरा टाइम टेबल ये था कि जब मैं पढ़ने बैठा था, मोबाइल को मैं एक कोने में रख देता था। अगर 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे के लिए मैं मोबाइल नहीं छूऊँगा। चाहे कितना भी पर्सनल कॉल आए, पर्सनल कॉल 5 घंटे के बाद भी देखा जा सकता है, कुछ भी आए। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि यही टाइम है सिलेक्शन लेने का। अगर आपने सिलेक्शन 2, 3 साल, 4 साल में नहीं लिया तो वो टाइम निकल जाएगा। फिर आप या तो आज के टाइम पर तो बेरोज़गारी ऐसे ही बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएँगे। और मेरा तो यही था कि मोबाइल मैं दूर रख देता था। जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो लाइब्रेरी है, कहीं कोई ऐसा रूम ढूंढिए, मोबाइल अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, उनको स्विच ऑफ करके दे दीजिए कि जब मैं पढ़ने बैठूं तो मुझे मत दीजिएगा। क्योंकि डिसीजन आप ही को लेना है। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके माता पिता भी आगे बढ़ेंगे आपके साथ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे जो लगता है कि आप लोग समझेंगे इस बात को, क्योंकि आज के टाइम पर ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और इसमें वही लोग सक्सेसफुल आसानी से हो जा रहे हैं जो इस डिस्ट्रैक्शन को कम कर पा रहे हैं। तो एक आज के टाइम पर मुद्दा तो बनी हुई है मोबाइल का, लेकिन इसको कुछ लोग सही में यूज भी कर रहे हैं आज के टाइम पर, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब हो गया आपको, या कहीं भी बहुत सारे कोर्सेज टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं, बस आपको पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए मोबाइल आपको मिल गया है, लेकिन वही है ना कि आप उसको गलत डायरेक्शन में भी यूज कर लेते हैं और उससे क्या होता है ना, आपका टाइम खत्म हो जाता है। जो टाइम आपको पढ़ने के लिए था वो टाइम आपने इस सब चीज़ों में, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बात ये है। अच्छा, तो देखा कि आपने जैसा कि भैया ने फ़ोन के लिए बताया कि आजकल जो मेनली जो प्रॉब्लम है वो है फ़ोन की, कि आप अपना टाइम टेबल तो बना लेते हैं सर। बहुत लोग ऐसा हाँ। होगा कि एक्सेल पे जाके बढ़िया एक टाइम टेबल बनाएँगे और उसमें अपना प्रॉपर टाइम लिखेंगे, 8:30 बजे हमारा वर्कआउट है, रनिंग पे जाना है, पार्क में जाना है, जिम करना है और इतनी टाइम हमारा ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है, डिनर का है, ये लंच का है और इतनी टाइम पढ़ाई है। लेकिन वो 2 दिन फ़ॉलो होएगा, तीसरे दिन ऑटोमेटिक अरे चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो पीछे। तो यही एक मुद्दा है जो भैया ने बताया कि आप जितनी टाइम स्टडी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप बेशक 1 घंटे करो, क्यों सर? हाँ। लेकिन फ़ोन को फ़ोन अलग को रखो। हाँ। अगर आप 1 दिन अगर लगातार आप 1-1 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, तो क्या होगा कि आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका टाइम गेन होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप आज 1 घंटा था, कल डेढ़ होएगा, फिर हाँ। धीरे-धीरे करके बढ़ जाएगा, है ना सर? हुँ, तो ये है कि आपको फ़ोन को दूर रखना है अगर अपने मुकाम को हासिल करना है। हुँ। तो आगे आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप फ़ोन को किस तरह यूज़ कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो या यूज़ में ला रहे हो उसे। अगर इन इन चीज़ों पे आप अभी पाबंदी लगा दोगे, तो क्या पता आने वाला कल या आने वाला फ्यूचर जो है आपका, वो बहुत ही ब्राइट होगा और जब आपका फ्यूचर ब्राइट होता है, तो उसके पीछे आप ही नहीं होते हो, उसके पीछे आपकी फैमिली, आपके परिवार और आपके रिश्तेदार, जो भी लोग रहते हैं, वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि आपसे वो आकांक्षाएँ लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा जो भी कोई है कि अच्छा करेगा, आगे जाए और इससे खुशी होती है हमारी भी और हमारी माता-पिता की भी। तो आपने देखा जैसे कि भैया ने जो एसएससी, जेईई
मेंस क्लियर किया है, इनकी ऑल इंडिया रैंक जो है 114 है, कि इन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक पे क्रैक किया है 114 है। आज का टाइम तुम्हें पता है कि कितना टफ होता है। तो उस हिसाब से अगर भैया जी को देखा जाए तो कम से कम कितने फॉर्म में अब की बार कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे आपने जब एसएससी जेईई मेंस का पेपर डाला था? लगभग अप्रोक्स कितने गए थे? तो जैसे अप्रोक्स टोटल टोटल आपके 5 लाख से ऊपर ही अप्लाई प्री हुए में? थे। हाँ, प्री में 5 लाख में से टोटल आपके 13,000 13,000 नहीं 12,000 बच्चे क्वालिफाई किए मेंस के लिए, और उस 12,000 में फिर 1,000 बच्चे क्वालिफाई किए, फाइनल सिलेक्शन हुआ उनका। ओके, आप देख सकते हो टफ। पहले 5 लाख, आप गिनती देखिए कि 5 लाख बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया, यस सर। और 5 लाख में से सिर्फ 12,000, 10 से 12,000 अप्रोक्स बच्चे सिर्फ क्या मेंस क्वालिफाई कर पाए, प्री क्वालिफाई कर पाए मेंस के लिए। हाँ, और जब मेंस में बैठे तो उसमें सिर्फ 100, ओ सॉरी 1000, 1,000 बच्चे ही सिर्फ जो सिलेक्शन ले पाए। तो आप देख सकते हो सर की उसमें भी 114 रैंक आई है। तो आप देख सकते हो कि सर की मेहनत क्या है, किस तरह उन्होंने मेहनत किया होगा और किस तरह उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको इंजीनियर साइड में अपना करियर बिल्ड करना है तो किस तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी और किस साइड से आपको कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं अलविदा लेता हूँ अब भैया से, और भैया का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए अपना ये कीमती वक्त दिया और हमारे साथ बैठे, और हमें बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से भैया का धन्यवाद करता हूँ, और अपने जितने भी सर हमारे स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये मौका दिया हमें। धन्यवाद। और सभी लोग अपने पढ़ाई को जारी रखें, और थोड़े मोबाइल जो है वो बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन है, और आप लोग उसको दूर रखें, तभी आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे लाइफ में। और आगे हो सकता है कि आप लोगों में से ही कोई सक्सेसफुल हो तो हमसे मिले, तो हमको भी अच्छा लगेगा। ओके, चलो ठीक है, भैया से अब अलविदा लेते हैं और भैया को धन्यवाद करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी एक आगे चल के फ्यूचर में अच्छे पद पर जाएं और अपना सिलेक्शन लें और अपना ब्राइट फ्यूचर एक गेन कर पाएं। ओके, धन्यवाद।